So guys, this is our newspaper of 5th December 2016, and the very first article is Stin unwieldly but just in time. अब इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? जीएसटी देखो एक हॉट टॉपिक है, तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात की गई है, विच इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, एंड सम फैक्ट्स अबाउट इट इज 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. ध्यान देना, 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और अगर पास हो गया और एक्ट बन गया तो इट विल बी 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. समझे कि अगर बिल है तो जो इंट्रोडक्शन है बिल की दैट इज 122nd, एंड जब एक्ट बन गया, पास हो गया, ठीक है, दैट इज फ्रॉम लोकसभा देन राज्यसभा देन प्रेसिडेंट, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा जो होगा 101. ठीक है, और जीएसटी बेसिकली इतना हॉट टॉपिक क्यों है? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे जो डिफरेंट कंट्रीज है ना, जहाँ पे जीएसटी है वहाँ पे वन नेशन वन टैक्स वाला रूल है कि एक पूरा कंट्री और एक तरह का ही टैक्स. ठीक है, सभी में टैक्स पैरिटी है सारी जो उसके अंदर स्टेट्स हैं. लेकिन अब इंडिया में वन नेशन वन टैक्स नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही इनकम इनक्वालिटीज बहुत ज़्यादा है. हर एक स्टेट में अलग अलग जो कमोडिटी है उसका अलग अलग लेवल है. मतलब कोई कमोडिटी किसी सपोज कर कमोडिटी ए है, वो आंध्र प्रदेश में तो इसेंशियल कमोडिटी है, लेकिन पंजाब में इट विल बी, मतलब पंजाब में शायद वो लग्जरी कमोडिटी हो. ठीक है, तो इट मतलब फिर उस पर अगर सेम टैक्स लग गया, ठीक है, सपोज करो 10% टैक्स लगा दिया, तो आंध्र प्रदेश में जहाँ पे इसेंशियल कमोडिटी है, ठीक है, वहाँ पे अगर वो पहले 5% टैक्स होता था और अब 10% हो गया, तो इन्फ्लेशन होगी ना वहाँ पे, तो वहाँ पे तो सीधे डबल 100% ही बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया. ठीक है, और पंजाब में चलो लग्जरी है, जैसे हमने कमोडिटी को माना था, ठीक है, तो बढ़ गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग जनरली यूज़ नहीं करते, सिर्फ जिनके पास बहुत पैसे हैं, विच आर रिच पीपल, दे आर ओनली यूजिंग इट. ठीक है, सो ये फ़र्क है. ठीक है, तो इंडिया में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, ये कहा जाता है. तो अरविंद पनागारिया जी का ये कहना था. ठीक है, जो हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है. तो इंडिया में क्या इम्प्लीमेंट होगा? इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा वन नेशन वन प्रोडक्ट वन टैक्स. अब देखो, मैंने वन प्रोडक्ट वाला जो उन्होंने मतलब अरविंद पनागारिया जी ने बीच में जो वर्ड डाला है, इसका क्या मीनिंग है कि सपोज करो कि पेंसिल है, वो आंध्र प्रदेश में 10 रुपये की मिलती है और उस पर 10% टैक्स लगते है, 1 रुपया बढ़ गया तो 11 रुपये हो गए, और वही प्रोडक्ट वही पेंसिल पंजाब में भी 11 रुपये की ही मिलेगी. मतलब एक प्रोडक्ट पे सिमिलर टैक्स रेट होगा. नहीं तो मतलब अलग अलग, अगर जीएसटी नहीं है तो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स ही लगते हैं अलग अलग कमोडिटी पे, बेस्ड ऑन जो स्टेट सोचती हैं कि भाई ये इसेंशियल है हमारे लिए, ये लग्जरियस है, ये सिन गुड है, तो उसके हिसाब से लगता है. अब देखो, मैंने सिन गुड एक बोला. सिन गुड्स होते हैं एरेशन गुड्स. ठीक है, एरेशन गुड्स होते हैं जैसे अल्कोहल है, टोबैको है, ये होते हैं सिन गुड्स. ठीक है, लग्जरी आइटम और सिन गुड, इन पे अलग अलग टैक्स रेट लगेंगे. अब जीएसटी में बेसिकली क्या है कि 4 टैक्स स्लैब्स अभी प्रपोज हुई हैं, 5%, 12%, 18% और 28%. 28% जो लग्जूरियस टैक्स, मतलब लग्जूरियस आइटम्स के लिए लगा करेगा. ठीक है, और उस पर सरचार्ज भी लगेगा. ठीक है, मतलब सेस भी लगेगा, सेस भी लगेगा. सेस भी अलग अलग, जो हमारे स्वच्छ भारत सेस है वो भी कोलैबोरेट होकर एक ही टैक्स स्ट्रक्चर में बन जाएंगे. अभी भी लग्जूरियस जो आइटम है जैसे कार्स हैं, एसयूवीज हैं, उन पर 30-31% टैक्स लगता है. ठीक है, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना सा ही रहेगा वो. लेकिन अब क्या है कि जो 4 स्लैब्स हो गई हैं ये अलग अलग प्रोडक्ट्स पे लगेंगी. लेकिन अगर 5% के अंदर जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो उस बास्केट के अंदर आ रहे हैं, वो जो बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो प्रोडक्ट हर एक स्टेट में जो मिलेगा तो उस पर उतना ही टैक्स लगेगा. ठीक है, तो ये इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें थी कि भाई हाँ, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन इसेंशियल कमोडिटी का इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि कमोडिटी है वो कहीं पे इसेंशियल है, कहीं पे लग्जूरियस है. ठीक है, वो फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, वो भी देखना है अब उसको कौन सी कमोडिटी प्राइस में डाले. ठीक है, कईयों पे जैसे फूड ग्रेन्स हैं उन पर बहुत ही कम टैक्स लगेगा, शायद 0% भी लगे. ठीक है, जो कि बहुत ही इसेंशियल है, जो सभी जगह ही इसेंशियल है. ठीक है, तो ऐसी बास्केट्स तैयार की जाएंगी और उस पर टैक्स स्ट्रक्चर बनाया जाएगा. तो ये
तो जो डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर है, अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है। अब जो कॉरपोरेट लॉबी है, ठीक है, वो कहेगी कि यार पहले भी तो मल्टीपल टैक्स लगते थे, अब भी मल्टीपल टैक्स लग गए। अगर पहले 7 टैक्स लगते थे, अब सभी को कोलैबोरेट करके अपने 4 बना दिए हैं, ठीक है। तो वही कॉम्प्लेक्सिटी तो वैसे ही रही टैक्स स्ट्रक्चर में। सिंप्लीफिकेशन, जो जीएसटी का मेन मुद्दा था कि सिंप्लीफिकेशन होगा टैक्स स्ट्रक्चर का, वो तो अचीव नहीं हो पाया, ठीक है। तो और मतलब फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा इस चीज़ पे कि जो मतलब कॉरपोरेट्स हैं जिनको मतलब डायरेक्ट टैक्सेस में एग्जाम्पशन दी जाती हैं, हम वो बंद कर देंगे, ठीक है, कॉरपोरेट लॉबी को ख़त्म करने के लिए। इस आर्टिकल में ये बताया गया, ठीक है। और जो सेस लगेगा वो पहले 5 साल के लिए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट से शेयर करेंगी कि अगर उनको कोई घाटा पड़ रहा है तो जो पहले टैक्स मिलते थे, मतलब कि सपोज करो एक स्टेट है उसे 1000 करोड़ रुपए का टैक्स मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जीएसटी आने के बाद उसे 800 करोड़ का रहेगा, तो 200 करोड़ का जो घाटा है वो जो सेस लगेगा ना उससे जो कमाई होगी वो 200 करोड़ उसका कॉम्पनसेट करेंगे कि स्टेट्स को कोई फर्क ना पड़े, ना कि वो भी हाँ करें कि हाँ में जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो वील हैव आवर टैक्स प्रोसीड्स, ठीक है, तो हमें फर्क नहीं, हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी जो स्टेट बेस्ड वेलफेयर स्कीम्स है उन पे हैम्पर हो। समझ आई? देखो अब मैंने वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बात की है जो कि सीधा सोसाइटी पे इम्प्लीमेंटेशन है, जो सॉरी जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी काउंसिल बना रहा है, ठीक है, जिसके बेस पे ये जीएसटी इंप्लीमेंट होगा। देखो जीएसटी भी 3 तरह का, एक तो सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंट्रा स्टेट्स जीएसटी, ठीक है। और इंट्रा स्टेट जीएसटी के लिए ये भी कहा कि सेंटर उन्हें भी कंपनसेट करेगा जो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। और एक और फैक्चुअल बात कि जो जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन है दैट इज अंडर आर्टिकल 279A सब क्लॉज 1, ठीक है। तो एक नया क्लॉज आएगा आर्टिकल, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या अमेंडमेंट होगी, दैट विल बी आर्टिकल 279A आएगा, ठीक है, जिसके अंडर जो जीएसटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन है वो होगा आर्टिकल 279A क्लॉज 1। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। जो आर्टिकल 279A आएगा ना, जिस दिन ये बिल पास हो गया, ठीक है, उस दिन आर्टिकल 279A आएगा और उसके 60 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन वो मतलब आर्टिकल 279 आएगा, 60 दिन के अंदर अंदर आर्टिकल 279A क्लॉज 1 आएगा। क्लॉज 1 में क्या है, जीएसटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन, और उस कॉम्पोजिशन में क्या क्या होगा, मतलब उसका कॉम्पोजिशन मतलब कौन कौन से बंदे होंगे, रेवेन्यू सेक्रेटरी जो कि एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स जो कि के चेयरमैन जो कि नॉन वोटिंग पैटर्न में होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंचार्ज रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंचार्ज फाइनेंस और टैक्सेस, ठीक है। और जो भी स्टेट्स रिकमेंड करेंगे, नॉमिनेट करेंगे कि ये हमारे मिनिस्टर्स भी इस जीएसटी काउंसिल में होने चाहिए। तो ये जीएसटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन है। क्या क्या है, रेवेन्यू सेक्रेटरी, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी, याद कर लीजिए, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स जो कि उनके चेयरपर्सन सीबीईसी के जो कि नॉन वोटिंग में होंगे, ठीक है, जो वोट नहीं कर पाएंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन एज ए चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंचार्ज रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, प्लस स्टेट जो भी नॉमिनेट करेंगे, स्टेट्स जो भी नॉमिनेट करेंगी, ठीक है, कि ये मिनिस्टर्स में होने चाहिए बाय स्टेट्स। तो ये जीएसटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन होगा। आर्टिकल 279 है, याद रखना, ये जो अब गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे उनमें पूछा जा सकता है, मतलब इट्स वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिगार्डिंग जीएसटी, तो कंबाइन करके क्वेश्चन बन सकता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है, स्टिल अनविल्डली बस जस्ट इन टाइम रिगार्डिंग जीएसटी। नाउ द सेकेंड आर्टिकल इज ominous curb on media freedom। देखो यार, ये आर्टिकल की अगर हिस्टोरिकल डायमेंशंस देखें, एमरजेंसी के टाइम भी मीडिया पे इम्पैक्ट पड़ा था, 1990s के टाइम भी इम्पैक्ट पड़ा था मीडिया की फ्रीडम पे, ठीक है। उससे भी हिस्टोरिकली जाऊं, ठीक है, तो जो गैगिंग एक्ट था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम, कि भाई मीडिया ऐसे मतलब मीडिया गवर्नमेंट के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है, या गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए हमारी नेशनल मूवमेंट में कितना ही कुछ हुआ है, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी पेपर उठा लो, चाहे तिलक के पेपर उठा लो, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी के,
तो हर एक पे गैगिंग तो इम्प्लीमेंट करने की बहुत कोशिश की थी ब्रिटिशर्स ने भी, लेकिन फिर भी नेशनल मूवमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, मीडिया की फ्रीडम, प्रिंट मीडिया की फ्रीडम। तब प्रिंट मीडिया होता था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, अब टीवी चैनल्स क्या है, प्रिंट मीडिया का है, सोशल मीडिया पे हम क्या क्या लिखते हैं। अभी रिसेंटली आईटी एक्ट जो 66A को अबॉलिश किया, ठीक है, वो बहुत अच्छी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब वो की PIL जो फाइल हुई थी, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, बट PIL जो फाइल हुई थी उसके अगेंस्ट जो मतलब 66A को डाउन कर दिया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दैट वाज वेरी नेसेसरी। तो आईटी एक्ट के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, कि क्या क्या शेयर कर सकते हैं, क्या क्या नहीं शेयर कर सकते, क्या कुछ समथिंग लाइक दैट। तो अब इसमें भी फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात है। अभी रिसेंटली इसमें केस NDTV वाला उठाया गया, ठीक है, कि कौन सी चीज नेशनल सिक्योरिटी को, कौन सी वीडियो, कौन सा विजुअल, कौन सी ऑडियो नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर करेगी, नहीं करेगी। देखो यार, ये जो काम है ना इंडिया में, ये न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन देखता है कि क्या ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, क्या ब्रॉडकास्ट नहीं होना चाहिए। और एक ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल भी है, BCCC, जहाँ पे पब्लिक ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो ब्रॉडकास्ट किया ये गलत है, उसके खिलाफ, उस चैनल के खिलाफ मतलब कंप्लेंट हो सकती है, ठीक है। केबल मीडिया के खिलाफ हो सकती है, केबल एक्ट था, केबल एक्ट है एक हमारे गवर्नमेंट में, ठीक है, उसमें भी हो सकता है। अब इंडिया में ना जो ये रेगुलेशन है मीडिया की फ्रीडम पे, अब देखो हमें पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन देखते हैं कि जो अंडर हमारा आर्टिकल 19 है उसमें सब कुछ है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, मल्टीपल फ्रीडम है, दैट इज थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ठीक है, फेथ। तो इसमें सब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मेन है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, उसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूसिव है, ठीक है, वो इम्प्लिसिट है कि यहाँ भी फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि उसमें तो मतलब इंडिया में वैसे तो फ्रीडम है प्रेस को बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू चाइना अगर देखा जाए तो, ठीक है, चाइना में तो वो चलता है व्हाट गवर्नमेंट वांट्स। पर हमेशा तो क्या होता है, एक ना कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मतलब थीम है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का थीम जो क्या कहता है कि गवर्नमेंट है वो उस बाउंड्री को पुश करती रहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले, ठीक है। और पब्लिक मीडिया में क्या होता है, पब्लिक में बेसिकली क्या होता है कि अगर वो पुश कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे हाथों में, सिविल सोसाइटी पुश करे कि हमारे हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा पावर है, तो एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये बैलेंस को हम देखते हैं कि बैलेंस से बिगड़ रहा है कि सही है। देयर आर 4 वॉच डॉग्स, ठीक है, सबसे पहला वॉच डॉग तो सुप्रीम कोर्ट है, फिर इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, UPSC है, ठीक है, तो देयर आर 4 वॉच डॉग्स, 4th आप देख लेना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर अब देखा जाए कि मीडिया की जो फ्रीडम है उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्व, देखो मीडिया की जो फ्रीडम है ना इंडिया में, दैट इज अबाउट सेल्फ रेगुलेशन, कि वो अपने आप देखते हैं कि क्या चीज़, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी खुद की कि डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी भी हैम्पर ना हो, तो ऐसे विजुअल और ऐसी न्यूज़ दें जो कि बैलेंस्ड हो, ठीक है, बैलेंस्ड व्यू हो। देखो मीडिया का काम क्या है कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के इश्यूज हैं, ठीक है, उसको सामने लेके आए, गवर्नमेंट के बीच और लोगों के बीच एक अच्छी कम्युनिकेशन बने, ठीक है, और लोगों को भी पता, मतलब ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, बाई डायरेक्शनल है कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो भी लोगों को बताए, ठीक है। तो मीडिया का ये काम है और ये बढ़ता जा रहा है, ये जो काम है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन है, प्लूरैलिटी है इंडिया में, इतनी ज़्यादा, इतने तरह की न्यूज़ आती हैं, इतने फ्रंट्स पे डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे R&D लगा लो, टेक्निकल फ्रंट्स लगा लो, ठीक है, तो सब कुछ मीडिया को करना, तो देयर आर टन्स ऑफ चैनल्स। अब क्या है कि जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है ना इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, जो कि मीडिया सेल्फ रेगुलेशन, अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी तो इशू होगा। अब जो NDTV वाला केसेस में क्या था कि जो इन्होंने विजुअल दिखाया उस पर ये प्रॉब्लम थी कि उसको एनालाइज करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं बिठाई, ठीक है, गवर्नमेंट के अपने अपने सेक्रेटरीज थे डिफरेंट मिनिस्ट्री से, उन्होंने ऑडिट किया और उन्होंने कहा कि भाई ये तो नेशनल सिक्योरिटी पे, जो पठानकोट एयरबेस का उन्होंने दिखाया है, मतलब वो नेशनल सिक्योरिटी पे हैम्पर हुआ क्योंकि पब्लिक प्लेसेस जो दिखाई हैं एंड ऑल। और NDTV ने कहा एक तो कि हमने ऐसा कुछ दिखाया नहीं, मतलब हर एक, अगर उन्होंने कह ही दिया कि भी हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया और चैनल्स में ने भी ये दिखाया, तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि एग्जीक्यूटिव और मीडिया
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का भी एक एंजक वाला है। तो एग्जीक्यूटिव किसी से कन्फ्रंटेशन ना हो, पर ये कन्फ्रंटेशन हमेशा होता है, ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे। तो इसमें ये कहा गया है कि इंडिपेंडेंट एजेंसीज हों और सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, फिर ऑडिट किया जाए, ठीक है, फिर ब्रॉडकास्ट किया जाए। तो ये चीज़ इसमें बताई। एक इसमें वर्ड है सेल्फ सेंसरशिप। इसका मतलब ये है कि मीडिया अपने आप को ही सेंसर करता है। जैसे मूवीज़ के लिए एक सेंसर बोर्ड बनाया गया, ठीक है, सर्टिफिकेशन के लिए कि ये मूवी सही है कि नहीं, सही दिखाने लायक है कि नहीं दिखाने लायक। वैसे ही अब मीडिया जो है ना, ये जो टीवी का मीडिया है, वो सेल्फ सेंसरशिप है कि भाई अगर हमें लगता है रिस्पॉन्सिबल, देखो पढ़े लिखे लोग तो हैं कि अगर उन्हें लगता है कि ये चीज़ नेशनल सिक्योरिटी का हैम्पर कर गया, तो वो खुद ही वो चीज़ काट देते हैं और उसको ही कन्वे करने के लिए किसी और फ्रेजेस का हेल्प लेते हैं, ठीक है, कि बात भी हो जाए, बात ही पता चल जाए, ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी भी हैम्पर ना हो, ठीक है। तो सेल्फ सेंसरशिप ये चीज़ बताता है। सो गाइज, आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा कि एक्चुअली इंस्टीट्यूशन लेवल पे क्या होना चाहिए, क्या यहाँ पे लैकुना रह गया और कैसे आर्टिकुलेशन होती है, मीडिया का क्या काम है, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या करना चाहिए था। तो दिस इज द थिंग अबाउट दिस आर्टिकल। सो थैंक यू वेरी मच।